उत्तराखंड में पिछले सिर्फ 5 सालों में ही 7,000 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन दुर्घटनाओं में 5,000 लोगों की मौत हुई है और करीब इतने ही लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिर्फ इस साल की ही अगर हम बात करें तो साल 2022 के शुरुआती 4 महीनों में ही 500 रोड एक्सीडेंट्स में 300 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, जबकि 450 लोग घायल हुए हैं। इस आंकड़े की तुलना अगर हम प्रदेश के प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों से करें तो इसकी भयावहता को और भी गंभीरता से समझा जा सकता है। उत्तराखंड प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के लिए चर्चाओं में रहता है। यहाँ हर साल सैकड़ों लोग इन आपदाओं की चपेट में आ जाते हैं। स्टेट ऑपरेशन इमरजेंसी सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में हर साल औसतन 128 लोग प्राकृतिक आपदाओं के चलते मारे जाते हैं, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या इससे करीब 8 गुना ज्यादा है। पिछले 5 सालों में औसतन 1,000 लोगों ने हर साल ऐसी दुर्घटनाओं में जान गंवाई है। उत्तराखंड की पहाड़ी सड़कों पर दुर्घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में इनमें जो तेजी आई है उसके पीछे विशेषज्ञ कुछ कारणों को अहम मानते हैं। इनमें से एक बड़ा कारण ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को भी माना जाता है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की यह योजना कई कारणों से विवादों में रही है। पहला विवाद तो इससे तभी जुड़ गया था जब 890 किलोमीटर की सड़क योजना को EIA यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से बचाने के लिए 53 अलग अलग सिविल प्रोजेक्ट्स में बांट दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 100 किलोमीटर से बड़ी किसी भी परियोजना के लिए EIA जरूरी होता है, और फिर ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट तो 890 किलोमीटर का था, लेकिन इसे एक प्रोजेक्ट न दिखाकर 53 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बांट दिया गया ताकि EIA को पूरी तरह से बाईपास किया जा सके। देश भर के पर्यावरणविदों ने तब इसका जमकर विरोध किया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद भी इस योजना को यह कहते हुए हरी झंडी दे दी गई कि इससे पहाड़ों की सड़कें बेहतर होंगी और यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही समय की भी बचत होगी। लेकिन आंकड़े कुछ दूसरी ही तस्वीर दिखा रहे हैं। अब जब ये परियोजना लगभग पूरी होने को है तो आंकड़े बता रहे हैं कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं पहले की तुलना में ज्यादा हुई हैं। सड़कों के कथित बेहतर हो जाने के बाद भी दुर्घटनाएं कम क्यों नहीं हुई, इस बारे में जियोलॉजिस्ट डॉक्टर SP सती क्या कहते हैं, सुनिए। पहाड़ का एक अपना मिजाज होता है। पहाड़ बहुत ही फ्रेजाइल सिस्टम है, खासकर हिमालय। और यहाँ ज्यादा चौड़ी रोड का मतलब होता है कि अगर आप पहाड़ की धारिता से ज्यादा तेज गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट तब भी ज्यादा होंगे। तो ये चौड़ी रोड से दूसरे तरह के एक्सीडेंट होते हैं जो स्पीड के कारण हो रहे हैं। अच्छा, वो एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे। दूसरी बात ये है कि केवल यही नहीं, चारधाम यात्रा में आज आप सुन रहे होंगे चारों तरफ जाम ही जाम है। सबसे ज्यादा हाहाकार पूरे उत्तराखंड में इस बीच मचा हुआ है। इन सारी सड़कों पे जाम ही जाम। आपने सड़कें चौड़ी तो बना दी, अभी तो खैर कई जगह पे बॉटलनेक है। और उल्टा ये है कि जहाँ पे कस्बे हैं, जहाँ पे टाउन्स हैं, वहाँ पे संकरी है, इधर उधर चौड़ी है, वहाँ पे संकरी कर दी। उल्टा हो गया रोडों का। ये तो यही है। दूसरी बात यह है, अगर आप इतनी सारी ट्रैफिक बुलाते हैं तो रखेंगे कहाँ? आपके पास पार्किंग के लिए तो आपने कुछ बहुत सब्सटेंशियल कुछ नहीं किया है, तो आप गाड़ियां पार्क कहाँ करोगे? तो सड़कों पे जाम की जो स्थिति बन रही है ये असाम्य बनाया गया है। मतलब आप सड़कें आपने बना दी है, मिसमैनेजमेंट कहा जा सकता है एक तरीके से। हाँ, मिसमैनेजमेंट क्या, ये अनइक्वल, मतलब मतलब करस्पॉन्डिंग जो इसके साथ करेक्शन करने थे वो नहीं हुए। मतलब ऐसा है कि अगर आपको सड़क चौड़ी चाहिए तो आपको पार्किंग भी ज्यादा चाहिए होगी, और आपके पास टाउन्स में, कस्बों में जहां पर लोग ट्रैफिक रुकेगा, जहां पर लोकल ट्रैफिक भी होता है, वहां पर आपको और चौड़ा चाहिए था। आप कहीं भी चले जाइए, आप ऋषिकेश से उठा दीजिए तो जहां पर भी बड़े टाउन होंगे, आप आज तक आपके पास देवप्रयाग का इलाज नहीं है, श्रीनगर का आपके पास कोई इलाज नहीं है। अगर अलकनंदा घाटी में आप लोग चलते हैं, आगे चलिए तो आपके पास रुद्रप्रयाग में प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया है। इससे आगे चले, गौचर में चले जाइए, आपके पास संकरा है। एक एक वैली के मैंने उदाहरण दिए। इस दूसरी वैली में, भागीरथी वैली में आएंगे आप तो आगरा खाल में वही स्थिति आपको दिखेगी, आगे के कई टाउनशिप में वही स्थितियां दिखेंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक साम्य को डिस्टर्ब करते हैं तो उसके लिए कई जगह करेक्शन करने पड़ेंगे जो आपने नहीं किए हैं। एक दूसरी बात यह है कि ऑल वेदर रोड, जैसी रोड पहले थी वैसी अब भी है। मतलब अगर उसकी बात करें, आप कनेक्टिविटी की बात करें तो सड़क पहले भी झाड़ू में भी खूब चलता था इस पे ट्रैफिक। और ऑल वेदर का मतलब यही था कि इनका कहने का मतलब यही रहा होगा कि भाई झाड़ू में भी रहे। लेकिन झाड़ू में तो पहले से जैसा था वैसे ही है, लेकिन ऑल वेदर रोड बरसात में जरूर ऑब्स्ट्रक्टिव होने में ज्यादा कारगर साबित हो रही है। अभी तक तो यही है।
और बहुत बड़े लैंडस्लाइड इसमें उत्पन्न हो गए हैं। और ये इसको सस्टेन करने में, इसको रोकने में, इसको स्टेबल करने में, स्लोप्स को स्टेबल करने में कम से कम 10-15 साल से कम से कम ज्यादातर इलाकों में 10-15 साल लगेंगे, और कुछ कुछ इलाकों में तो नासूर भी बन जाएंगे। चारधाम यात्रा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल मई से सितंबर के बीच लाखों श्रद्धालु यहां दर्शनार्थ आते हैं। साल 2017, 2018 और 2019 की अगर हम बात करें तो सिर्फ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहां आए थे। इसके बाद कोरोना के कारण 2 साल यात्रा बंद रही और इस साल जब यात्रा फिर से शुरू हुई तो चारधाम यात्रा ने बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इस बार मात्र 1 महीने में ही करीब 6.5 लाख यात्री अकेले बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। चारों धाम की अगर हम बात करें तो इस साल सिर्फ 1 महीने में ही 10 लाख से भी ज्यादा यात्री यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। लोगों की इतनी ज्यादा संख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कई स्तर पर काम करना होता है। सड़कों का व्यवस्थित होना भी इनमें से एक है। लेकिन ये व्यवस्थाएं अगर लाखों पेड़ काट डालने और पर्यावरण को तहस नहस कर देने के बाद भी सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने में नाकाम अगर हो रही हो तो ऐसी परियोजनाओं पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। इस बारे में विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक बताते हैं कि हिमालय और प्रकृति के प्रति हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा दूरदर्शी और जागरूक थे। आज से हजारों साल पहले जब आधुनिक मशीनों का निर्माण तक नहीं हुआ था तो उन्होंने तब 12,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ जैसा विशाल मंदिर बना दिया था। जब वे लोग ऐसा भव्य मंदिर वहां बना सकते थे तो बाकी के निर्माण कार्य भी वहां कर ही सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मंदिर आस्था का केंद्र था और लोग पैदल वहां दर्शन के लिए पहुंचा करते थे। लेकिन आज हमने केदारनाथ मंदिर के आसपास पूरा बाजार बना दिया है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीधे हेलीकॉप्टर तैनात हैं। ये बताता है कि हम हिमालय की संवेदनशीलता को नहीं समझते। चारधाम परियोजना तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चारधाम परियोजना के तहत सड़कों का चौड़ीकरण तो हुआ है, लेकिन बीते सालों की तुलना में इस साल सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी ज्यादा हुए हैं। इन सड़कों में ओवर स्पीड के साथ ही ओवरबर्डन और ओवर एक्सर्शन के चलते दुर्घटनाएं ज्यादा होने लगी हैं। उत्तराखंड में यात्रा का ये सीजन 4 से 5 महीनों का होता है और यही यहाँ के लोगों की कमाई का वक्त भी होता है। इनमें ट्रांसपोर्ट से लेकर होटल इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग शामिल हैं। लेकिन कई सारे वाहन चालक इस दौरान कम से कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा चक्कर मारने की होड़ में तेज गति से वाहन चलाते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बना सकें। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये बात भी सामने आई है कि जिन यात्राओं में 15 दिन का समय लगता था उन्हें वाहन चालक 7 से 10 दिनों में ही निपटा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने इन दुर्घटनाओं के कारणों पर कुछ अहम जानकारी हमसे साझा की है। सुनिए वे इस बारे में क्या कुछ कहते हैं। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो है ओवर स्पीडिंग, दूसरा है ओवरलोडिंग और तीसरा है ओवर एक्सर्शन। ओवरलोडिंग का मैं आपको अगर विशेष तौर पर अगर आप जिक्र करना चाहें, आप जौनसार बावर की सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र कर सकते हैं। वैसे तो पूरे प्रदेश में ये है, लेकिन एक ज्यादा जो हमको देखने में आया है, जौनसार बावर पिछले कुछ वर्षों में इसका एक हॉटस्पॉट बनकर के उभरा है। सभी चीजों की कोई ना कोई मूल जड़ होती है। इसकी जो मूल जड़ है, एक बड़ी मूल जड़ ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी भारी किल्लत, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो देखो अपनी इच्छा से तो कोई भी बंदा नहीं चाहता ना कि वो टेम्पो में बैठे, जहां पर टेम्पो में 10 लोगों को बैठना चाहिए मैक्स में, वहां पर 30 लोग बैठे हैं। अपनी तो किसी की मर्जी नहीं है, किसी को कोई डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा, तो आदमी विवश इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। तो ये ओवरलोडिंग के बहुत सारे हमारे सामने बड़े बड़े एक्सीडेंट जो आते हैं, जहां पे 10 लोग 20 लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो ओवरलोडिंग का होता है। जहां गाड़ी की क्षमता मात्र 8 लोगों को बिठाने की है, वहां पर 30-30 लोग सफर कर रहे होते हैं। अब ओवर एक्सर्शन विशेष तौर पर जैसे चारधाम यात्रा है, अब चूंकि सड़कें रिलेटिवली बेहतर हो गई हैं और समय का सभी के पास अभाव है, सिर्फ जो यात्री भी आ रहा है वो भी ये चाहता है कि भाई मैं अपना काम जल्दी से निपटा लूं। ये खाली ड्राइवर की फितरत नहीं है ना भाई, मैं कस्टमर हूं, मैं ही अगर बोल रहा हूं कि यार तो मेरे को 7 दिन में यात्रा करा दे, तो ड्राइवर भी क्या करेगा, ड्राइवर को भी हामी भरनी पड़ रही है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, हम खाली इसमें ड्राइवर की गलती नहीं बोलेंगे, जिस तरीके से पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है कि लोगों को, चाहे वो श्रद्धालु है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो ट्रैवल कंपनी का मालिक है, हर कोई अब एक तेजी दिखा रहा है। तो ये तेजी का भी दुष्परिणाम हमारे सामने ये देखने को आ रहा है। अगर हम इन कारणों की डेप्थ में जाएं, भाई गाड़ियों की अगर हम बात करें, गाड़ियों की जो विशेष तौर पर गाड़ियों की जो सरकारी गाड़ियां हैं, क्या उनकी सर्विसिंग टाइम पे हो रही है? अभी हमने 2-4 दिन पहले एक अखबार में खबर पड़ी कि एक ड्राइवर की सूझबूझ से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बच गए, उस बस की ब्रेक फेल हो गई थी। अब कोई बंदा ढलान पर जा रहा है पहाड़ में और उसकी ब्रेक फेल हो जाए तो आप और मैं खुद ही कल्पना कर सकते हैं क्या हो सकता है। वो तो अब उसकी सूझबूझ कह लो या उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने गाड़ी जो है पहाड़ की तरफ उसने रगड़ दी और गाड़ी रुक गई। तो अब अगर ये ब्रेक फेल जो है, भाई ब्रेक फेल कैसे हो रहे हैं गाड़ियों के, इसका मतलब प्रॉपर गाड़ियों की सर्विसिंग पे नहीं हो रही है। तो ऐसे करके
तमाम बहुत सारे फैक्टर्स हैं, छोटे बड़े फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो है हमारे रोड एक्सीडेंट्स में कमी नहीं आ रही है। इसके अलावा एक और बिंदु ये है, हमारे ये जो रोड एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन इस पे अंकुश लगाने के लिए प्रमुख तौर से जिम्मेदार है? क्या ये खाली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है? क्या ये खाली आरटीओ है? क्या ये खाली पुलिस है? तो इसका ये जवाब ये इसका करेक्ट जवाब नहीं है। इसमें बहुत सारे विभागों की सहभागिता होनी आवश्यक है। इसमें प्रमुख है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, एनएचएआई है, डीआरओ है, तमाम जो एजेंसीज जो सड़कें बना रही हैं, क्योंकि जो दुनिया जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें रोड इंजीनियरिंग को बड़ा महत्व दिया जाता है। तो सड़कों की दशा या सड़कों की दुर्दशा का कौन जिम्मेदार है? वो तो यही विभाग है ना। इन विभागों में जब तक बेहतर तालमेल नहीं होगा, है ना, तब तक हमारी सड़कों पे इन पे अंकुश नहीं लग पाएगा। पहाड़ों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर बारामासा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहें बारामासा।